हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को, जिसमें क्या क्या शामिल है। जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसमें कुछ एसेसरी डक्ट शामिल हैं, जो कि क्या है, रेटे टेस्टिस है, वासा इफ्रेंशिया है, एपिडिडाइमिस है और वास डिफरेंस है। उसके साथ ही साथ कुछ एसेसरी ग्लैंड शामिल हैं, जो कि क्या क्या है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं। ठीक, और इन दोनों के साथ ही साथ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी शामिल है, जिसमें क्या क्या है, स्क्रोटम है, पेनिस है और यूरेथ्रा है। क्लियर? तो इन सारी संरचनाओं को समझने के लिए बिना किसी देर के चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को। इस वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स की उपस्थिति और उनके कार्य को इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो देखिए, ये क्या है, ये वास्तव में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और इसमें उपस्थित सभी अंगों के नाम यहां पे ये सभी लिखे गए हैं। क्लियर? एक एक अंगों को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और इनमें से कौन सा नाम किस अंग का है वो भी इंडिकेट करते चलेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि यहां पे ये जो संरचना बनाई गई है ना, ये जो संरचना है, गुब्बारे जैसी ये जो संरचना दिख रही है, ग्रीन कलर से बनाया गया है, ये संरचना, इससे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय। ठीक, और एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि ये यूरिनरी ब्लैडर, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। यहां भले से बनाया गया है इस डायग्राम में, लेकिन ये जो गुब्बारे जैसी संरचना है, लिखा गया क्या, यूरिनरी ब्लैडर, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब क्या है कि इसमें ये जो नीचे की तरफ ये जो दोनों ओवल शेप यानी अंडाकार संरचनाएं दिख रही है ना, ये वास्तव में क्या है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी को तो डिस्कस किया था ना। क्या है? टेस्टिस है। ये क्या है? ये है टेस्टिस। ठीक, कितनी संख्या होती है? एक जोड़ी। तो यानी कि एक जोड़ी टेस्टिस, ये जो ओवल शेप संरचनाएं हैं, ये नीचे की तरफ ये है, यहां पे इसको कर देते हैं, टेस्टिस है। ठीक, और ये टेस्टिस किसमें उपस्थित होते हैं? ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक थैले जैसी संरचना में स्थित होते हैं, है ना। ये सारी चीजें पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, इसी को तो डिस्कस किए थे ना, टेस्टिस को। तो वो जो थैले जैसी संरचना है ना, ये बनाया गया है ऐसे, ये ऐसे बनाया गया है। ठीक, ये क्या है? स्क्रोटम है। तो यानी कि ये जो थैले जैसी संरचना दिख रही है ना, ये क्या है? ये है स्क्रोटम। क्लियर? अब देखिए, यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है, वो क्या है, यहां देख रहे हैं कि दोनों टेस्टिस बहुत दूर एक दूसरे से स्थित है, बहुत दूरी पे एक दूसरे से स्थित है। देख रहे हैं, एक चैम्बर जो स्क्रोटम का है वो यहां है, तो दूसरा चैम्बर यहां है ना। लेकिन वास्तव में ऐसी संरचना तो होती नहीं है। पिछले वीडियो में ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। ये संरचना कैसी होती है? ये संरचना कुछ ऐसे होती है ना, जिसमें ये जो बाहर का ये जो थैले जैसा आवरण ये बना है ना, थैले जैसी संरचना बनी है जो, वो क्या है? स्क्रोटम है, जो कि बीच में एक सेप्टम से विभाजित है दो चैम्बर्स में, और दोनों चैम्बर में एक एक चैम्बर में एक एक टेस्टिस, ओवल शेप्ड संरचना है, ये टेस्टिस स्थित है। ठीक, लेकिन यहाँ पे टेस्टिस बहुत ही क्लोजली अरेंज दिखाया गया है और यहाँ पे बहुत दूर दूर दिखाया गया है ना। लेकिन वास्तव में ऐसी ही संरचना होती है। ये वास्तव में ये सारी संरचनाएं ना जो है ना, वो बहुत ही क्लोजली अरेंज्ड होती हैं, लेकिन ये समझने में आसानी हो इसीलिए इनको थोड़ा दूर दूर करके फैला करके बनाया गया है। तो ऐसा ये मत समझ लीजिएगा कि इतनी दूरी पे स्थित होते हैं, ऐसे ही क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। और इसको दूर दूर बनाने का एक कारण ये भी है कि देखिए, ये जो स्क्रोटम है, ये जो संरचना दिख रही है ना, ये पेनिस, इसके पीछे स्थित होता है। तो अगर इतना क्लोजली बनाएंगे तो यहाँ जो संरचना बनाएंगे ना पेनिस, तो इससे ये ढक जाएगा, इसीलिए इसको दूर दूर करके ऐसे फैला के बनाया गया है ताकि समझने में आसानी हो। क्लियर? अब क्या है कि ये टेस्टिस हो गया, ओवल शेप्ड संरचना है, टेस्टिस हो गई, और जिस थैले जैसी संरचना में ये स्थित है, ये क्या हो गया? स्क्रोटम हो गया। ये क्या हो गया? स्क्रोटम हो गया। और एक चैम्बर ये है स्क्रोटम का, एक चैम्बर ये है, और दोनों में एक एक टेस्टिस।
ठीक, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, टेस्टिस को तो यहाँ डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था, जो कि क्या है, प्राइमरी या मेन सेक्स ऑर्गन है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक, इस वीडियो में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो अब क्या है, ये स्क्रोटम हो गया। अब क्या है कि जो टेस्टिस है, हर एक चैम्बर में जो एक एक टेस्टिस है ना, 2 चैम्बर में, वो टेस्टिस इस स्क्रोटम की दीवार से एक पट्टी से बंधे होते हैं। एक पतली झिल्लीदार पट्टी होती है, ये जो बनाया गया है ना, इसी पतली झिल्लीदार पट्टी से प्रत्येक टेस्टिस स्क्रोटम की दीवार से बंधा हुआ होता है या चिपका हुआ होता है, और उस पट्टी जैसी संरचना को कहते हैं ग्यूबरनैकुलम। इसे क्या कहते हैं, ये जो पट्टी जैसी संरचना दिख रही है ना, इसे कहते हैं ग्यूबरनैकुलम। यहां लिखा गया ना ग्यूबरनैकुलम, ठीक, जिसकी सहायता से ये पट्टी द्वारा ये जुड़े रहते हैं। ठीक, अब क्या है कि ये जो टेस्टिस है ना दोनों, इस टेस्टिस के अंदर भी 2 एसेसरी सेक्स ऑर्गन उपस्थित होते हैं। कौन कौन से, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहां पे क्या होता है, देखिए थोड़ा सा रिमाइंड कराते हैं। यहां पे अगर इसका एलएस ऐसे काटा जाए तो यहाँ पे कई लोब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं लगभग 250 से 300, और उसमें ऐसे कुंडलित संरचना होती है छोटी छोटी, जिसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर की तरफ बढ़ते हुए ट्यूब का यानी नलिकाओं का एक जाल बनाता है। नलिकाओं की एक जाल जैसी संरचना ऐसे कुछ बनती है, ऐसे जाल जैसी संरचना बनती है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में इसको देखा था। तो उस जाल जैसी संरचना को जो ट्यूब से बना हुआ है उसे क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस। और उसके बाद ये जो जाल जैसी संरचना है ना, ये बाहर की तरफ निकलते हुए किससे निकलती है, पतली पतली नलिकाओं से होते हुए ऐसे निकलती है ना। यानी कि इसके बाद पतली पतली नलिकाओं का एक गुच्छा बनता है, मिलता है, जो बाहर की तरफ निकलता है, और उस गुच्छे को, पतली पतली नलिकाओं के गुच्छे को क्या लिखा गया था, वासा इफ्रेंशिया। ठीक, यानी कि रेटे टेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया, ये दोनों एसेसरी ऑर्गन्स टेस्टिस के अंदर ही उपस्थित होते हैं, जिनको बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक, तो उसको यहां पे नहीं दर्शाया गया है। उसको समझने के लिए क्या है कि पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए सही यही रहेगा कि पहले पिछले वीडियो को, जो जहां से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत हुई थी, उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, और उसको नहीं देखें तो। ठीक, अब क्या है कि प्रत्येक टेस्टिस में ये वासा इफ्रेंशिया और रेटे टेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया उपस्थित होते हैं, और वासा इफ्रेंशिया बाहर की तरफ निकलते हुए, ऐसे पतली पतली नलिका जो है वासा इफ्रेंशिया, ये बाहर की तरफ निकलते हुए एक अत्यंत कुंडलित नलिका में खुलती है। और वो अत्यंत कुंडलित नलिका, ये जो बनाई गई है ना, ये टेस्टिस के ऊपर ऐसे चिपका हुआ होता है, यानी चढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर। देखिए प्रत्येक टेस्टिस पे, इस पे भी ऐसे चढ़ा हुआ है और इस पर भी ऐसे चढ़ा हुआ है, ऐसे देख सकते हैं। ठीक, तो ये अत्यंत कुंडलित नलिका होती है, जो कि मोटी सी होकर के ऐसे प्रत्येक टेस्टिस के ऊपर ऐसे चिपकी हुई होती है, और वास्तव में इसी में आकर के अंदर से जो वासा इफ्रेंशिया आते हैं ना, वो आकर के इसी में खुलते हैं। और इसी नलिका को, जो अत्यंत कुंडलित नलिका है, जो प्रत्येक टेस्टिस पे ऐसे चढ़ा हुआ है, चढ़ी हुई जो नलिका है, उसी को कहते हैं एपिडिडाइमिस। से क्या कहते हैं, यानी कि ये जो नलिका है ना, ये जो मोटी सी नलिका बनाई है, इसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक, अब क्या है कि इस एपिडिडाइमिस के भी 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट इसके होते हैं। इस एपिडिडाइमिस के कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो एंटेरियर पार्ट है इसका, जो ऐसे टेस्टिस के ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ है, टेस्टिस के एंटेरियर पार्ट के ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ है, उसे कहते हैं कैपट एपिडिडाइमिस या हेड। यानी कि ये जो हिस्सा है ना, पोर्शन जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है टेस्टिस के ऊपर, ये हिस्सा जो एपिडिडाइमिस का है, उसे कहते हैं कैपट एपिडिडाइमिस। ई डॉट लिख रहे हैं, इसका मतलब एपिडिडाइमिस। ठीक, तो इसे कैपट एपिडिडाइमिस या हेड कहते हैं। ठीक, और जो ये बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला इतना पार्ट है, उसे कहते हैं बॉडी या कॉर्पस एपिडिडाइमिस। यानी कि ये जो इतना हिस्सा है, इसे क्या कह देंगे, ये वाला हो जाएगा कैपट एपिडिडाइमिस या हेड, और ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा कॉर्पस एपिडिडाइमिस। ठीक,
और जो नीचे टेल वाला ये पार्ट जो है, ये टेल वाला जो पार्ट है एपिडिडाइमिस का, उसे कहते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमिस। यानी कि ये जो टेल वाला पार्ट है ना एपिडिडाइमिस का, ये जो टेल वाला पार्ट है एपिडिडाइमिस का, इसे कहते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमिस, कॉर्डा एपिडिडाइमिस या टेल। क्लियर? यानी कि एपिडिडाइमिस के तीन पार्ट, जो ऊपर वाला हिस्सा जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है टेस्टिस के ऊपर, वो है कैपट एपिडिडाइमिस, कैपट एपिडिडाइमिस या हेड। जो बीच वाला पार्ट है, जो ये बीच वाला पार्ट है इतना, उसे कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस या बॉडी। और जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, उसे कहते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ठीक, यानी कि कॉर्डा एपिडिडाइमिस या टेल। ठीक, अब क्या है कि ये जो एपिडिडाइमिस है, ये जो अत्यंत कुंडलित जो नलिका है, ये एपिडिडाइमिस, ये इसका टेल वाला जो पार्ट है ना, जो कॉर्डा एपिडिडाइमिस लिखा गया, ये टेल वाला पार्ट एक लंबी सी नलिका में ऐसे खुलता है। ये जो लंबी सी नलिका ऐसे दिख रही है ना, इस नलिका में, यानी कि देखिए इधर का भी एक एपिडिडाइमिस है, वो एक नलिका में खुलेगा, और इधर का जो एपिडिडाइमिस है वो एक नलिका में। देखिए इसका टेल वाला पार्ट एक लंबी सी नलिका में खुल रहा है ना, वो लंबी सी नलिका, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वास डिफरेंस। उसे कहते हैं, यानी कि ये जो नलिका है ना, ये एक वास डिफरेंस है और ये दूसरा वास डिफरेंस या शुक्रवाहक। क्लियर? और ये जो वास डिफरेंस है ना, ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, दोनों तरफ के दोनों वास डिफरेंस ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, और कहां एंट्री करते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रवेश करते हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, इसके ऊपर से एक लूप बनाते हैं। ठीक, अब इसके पहले कि इसके आगे का डिस्कशन हम लोग शुरू करें, यहां पे एक चीज समझ लीजिए। अभी क्या कहा गया कि ये जो वास डिफरेंस है ना, ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कहां से निकलते हैं? एपिडिडाइमिस के टेल वाले पार्ट से, यानी कि कॉर्डा एपिडिडाइमिस से निकलते हैं दोनों तरफ से, और ये वास डिफरेंस दोनों तरफ के ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, जो कि कहां पे अभी स्थित है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, है ना। जो स्क्रोटम है वो कहां है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही है ना। तो ये ऊपर की तरफ मूव करते हुए प्रवेश करते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और वहां पे उपस्थित जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, उसके ऊपर से दोनों तरफ से देख रहे हैं लूप बनाते हैं, एक एक लूप बनाते हैं। और इसके बाद का डिस्कशन करें उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये जो वास डिफरेंस है, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रवेश किस रास्ते करते हैं, ये प्रश्न उठता है यहां पे, है ना। क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, तो कौन सा वो रास्ता है जहां से होते हुए ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसको यहां से समझ लीजिए। यहां ये संरचना बनाई गई थी पिछले वीडियो में। क्या है? ये फ्रंट व्यू है किसका? ये टेस्टिस का, और ये स्क्रोटम का, है ना। अब क्या है कि इसमें ये स्क्रोटम, ये दोनों टेस्टिस है, इसमें संरचना कुछ ऐसे भी बनाई गई थी उस फिगर में। पिछले वीडियो में ये जो फिगर बनाया गया था ना, ऐसे संरचना बनाई गई थी, दो कैनाल बनाए गए थे, या दो मोटी मोटी नलिकाएं बनाई गई थी। इसको कहते हैं इंग्यूनल कैनाल। इसको, ये जो कैनाल है ना, इसको कहते हैं इंग्यूनल कैनाल। क्लियर? और यही वो रास्ता है, ये जो दोनों तरफ ये जो बने हुए हैं ना इंग्यूनल कैनाल, इधर भी और इधर भी, यही वो रास्ते हैं जहां से होते हुए ये वास डिफरेंस ऊपर की तरफ मूव करते हुए, जहां से होते हुए कहां प्रवेश करता है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करता है। और केवल यही नहीं प्रवेश करता है, अब इसको समझिए। ये जो इंग्यूनल कैनाल है ना, इसी रास्ते, यही वो रास्ता है जहां से होते हुए सभी आवश्यक संरचनाएं एब्डोमिनल कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में आती हैं, और फिर से स्क्रोटम में कुछ संरचनाएं अंदर भी जाती है। स्क्रोटम से कुछ संरचनाएं कहां? एब्डोमिनल कैविटी में भी जाती हैं, इसी रास्ते से, इंग्यूनल कैनाल से ही होते हुए। और एक चीज यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लीजिए कि ये जो दोनों टेस्टिस है ना, जो दिख रहे हैं कहां? स्क्रोटम में, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, इस थैली जैसी संरचना जिसका नाम है स्क्रोटम, उसमें दिख रहे हैं ना। लेकिन वास्तव में शुरू से ही ये टेस्टिस इस स्क्रोटम में उपस्थित नहीं रहते हैं, बल्कि जब मेल फीटस का, यानी कि जो नर शिशु है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है माता के यूटेरस के अंदर, उस समय जो फीटस का डेवलपमेंट वाला जो पीरियड होता है ना, जो जिसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं, उस समय जो टेस्टिस हैं वो निर्मित होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर
जो दोनों किडनी है ना उसके नीचे, एक एक किडनी के नीचे एक एक ये टेस्टिस निर्मित होते हैं, यानी कि डेवलप होते हैं। और धीरे धीरे जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, यानी फीटस का जो डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ता है, तो आखिरी के महीनों में, लगभग 7वें महीने में, ये दोनों टेस्टिस इसी इंगुइनल कैनाल से होते हुए मूव करते हुए बाहर आते हैं और नीचे की तरफ आकर के कहा, एक एक चैम्बर में, स्क्रोटम के एक एक चैम्बर में फिक्स हो जाते हैं। किसकी सहायता से? इस ग्यूबरनैकुलम की सहायता से। ये जो पट्टी दिख रही है ना, इसकी सहायता से फिक्स हो जाते हैं। लेकिन शुरू से ही ये इस स्क्रोटम में उपस्थित नहीं रहते हैं। शुरू में ये स्क्रोटम खाली रहता है और लगभग 7वें महीने में, जो फीटस का डेवलपमेंट का लगभग 7वां जो महीना है, उसमें ये मूव करते हुए दोनों टेस्टिस इसी इंगुइनल कैनाल से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके आकर के स्क्रोटम में फिट हो जाते हैं एक एक चैम्बर में। ठीक, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो सारी आवश्यक संरचनाएं जो कि एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम के बीच में आती जाती रहती हैं, वो सभी इसी से आती जाती हैं, जो इंगुइनल कैनाल है उसी से। यानी कि सीधा सा कह सकते हैं कौन कौन सी आवश्यक संरचनाएं, थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मान लीजिए इस टेस्टिस को ब्लड सप्लाई की जरूरत होगी, तो ब्लड को लेके कौन आएगा? आर्टरी लेके आएगा। और यहाँ पे कुछ नर्व्स भी आएंगे, नर्व्स। ठीक, तो नर्व्स और जो आर्टरी हैं वास्तव में इसी रास्ते से होते हुए अंदर आएंगी। कहां से? एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए यहां अंदर आएंगी, इसी इंगुइनल कैनाल से होते हुए। और यहां से ये जो टेस्टिस है ना, यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स द्वारा बाहर निकलेगा। तो वास्तव में कहां से बाहर निकलेगा? वो इसी रास्ते बाहर निकलेगा। और साथ ही साथ ये वास डिफरेंस भी उसी रास्ते बाहर निकलेंगे। यानी कि वास डिफरेंस और वेन्स और भी संरचनाएं यहीं से होकर के बाहर निकलती हैं, दोनों इंगुइनल कैनाल से। अभी समझ में आ गया होगा इंगुइनल कैनाल। ठीक, तो हम यहाँ पे सीधा सा क्या कह सकते हैं कि अब यहाँ पे आते हैं डिस्कशन में कि दोनों तरफ के वास डिफरेंस ऊपर की तरफ बढ़ते हुए इंगुइनल कैनाल से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रवेश करते हैं दोनों तरफ से। और अंदर प्रवेश करके क्या करते हैं कि अंदर जाकर के ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाते हुए यूरेथ्रा में खुलते हैं। देखिए यहां यूरेथ्रा ये है, ये जो है, ये बीच वाली जो नलिका दिख रही है ना, ये जो नलिका दिख रही है, ये है यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा। ठीक, हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो नाम लिखे गए ना, उसका हिंदी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो ये लूप बनाते हुए वास डिफरेंस दोनों तरफ के कहां खुलते हैं? यूरेथ्रा में। ये पतली जो पाइप जैसी संरचना दिख रही है ना, ये है यूरेथ्रा। अभी इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये यूरेथ्रा में खुलने से पहले एक और परिवर्तन इसमें हो रहा है। दो ऐसी संरचनाएं जो ऐसा थोड़ा सा फूल जैसा बनाया गया ना, ऐसे गुब्बारे, छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना बनाई गई है ना, ये भी दोनों आकर के इसी पाइप में खुलती हैं। देख रहे हैं कि ये दोनों संरचनाएं दोनों तरफ से आकर के कहां खुल रही हैं? वास डिफरेंस में आके खुल रही है। एक एक संरचना एक एक वास डिफरेंस में, है ना। तो कह सकते हैं कि यूरेथ्रा में खुलने से पहले ये जो वास डिफरेंस है ना, ये यूरेथ्रा में, यानी कि इस यूरेथ्रा में खुलने से पहले क्या करता है कि इसके अंदर, इस वास डिफरेंस के अंदर ये जो संरचना है ना, इसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल। दोनों तरफ सेमिनल वेसिकल्स हैं एक एक। तो कह सकते हैं कि वास डिफरेंस इससे पहले कि यूरेथ्रा में खुले, उससे पहले सेमिनल वेसिकल्स, दोनों तरफ के एक एक सेमिनल वेसिकल्स एक पाइप से, एक पतली सी नलिका से की सहायता से इस वास डिफरेंस में खुलते हैं। और अब वास डिफरेंस इसके बाद, मतलब कि इसके खुलने के बाद, ये जब खुल जाता है सेमिनल वेसिकल्स के अंदर, तब ये जाकर के खुलते हैं कहां? यूरेथ्रा में। यानी कि ये जो पार्ट है इसमें जाकर के देख सकते हैं आप फिगर में, यहां खुल रहा है। ठीक, अब यहां क्या है कि यहां तक तो ये एपिडिडाइमिस से शुरू हुआ और यहां से मूव करते हुए इतनी संरचना जो है ना, इसे तो कहते हैं वास डिफरेंस। लेकिन ज्यों ही इस वास डिफरेंस में ये सेमिनल वेसिकल एक ट्यूब की संरचना से खुल जाता है ना, तो इतना पार्ट, ये इतना पार्ट जो है ना, ये भी वास्तव में क्या है? वास डिफरेंस का ही पार्ट है। लेकिन अब उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये पाइप, ये वास डिफरेंस का भाग, सीधा सा कह सकते हैं ये वास डिफरेंस का भाग, ये छोटा छोटा जिसमें आकर के सेमिनल वेसिकल अभी खुल गया है, उसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। उसे क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। यानी कि ये जो संरचना दिख रही है ना, ये जो पतला सा पाइप, पतली सी पाइप जैसी संरचना, ये क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट।
देखिए इजैकुलेटरी डक्ट वास्तव में वास डिफरेंस का ही हिस्सा है, समझिए बहुत ही सिंपल है, वास डिफरेंस का ही हिस्सा है इजैकुलेटरी डक्ट। लेकिन ये इजैकुलेटरी डक्ट कब कहलाएगा, जब सेमिनल वेसिकल आके खुल जाएंगे किसमें, वास डिफरेंस में। बस इतना ही अंतर है। ठीक, अब इसमें से क्या क्या निकलता है, क्या इनका काम है, अभी हम लोग देखेंगे। पहले ये देख लें कहां पे कौन सा स्थित है संरचना। ठीक, तो अब क्या है कि ये वास डिफरेंस कहां खुलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में, सीधा सा कह सकते हैं, या कह सकते हैं वास डिफरेंस में जब सेमिनल वेसिकल खुल जाता है तो इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए ये वास डिफरेंस कहां खुलते हैं, यूरेथ्रा में। एक पतली सी नलिका है, लंबी सी, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक ऐसे दौड़ी हुई है, उसी को कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहते हैं, और उसी को यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। अब क्या है कि इसके बाहर ये यूरेथ्रा जो है ना, ये डक्ट या पतली सी नलिका, इसके बाहर देख रहे हैं दो और संरचनाएं देखने को मिल रही हैं। एक रेड कलर से ये जो संरचना बनाई गई है, ठीक, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वास्तव में प्रोस्टेट ग्लैंड दो नहीं है, बल्कि कितना है, एक ही है। फिगर में देखने से लग रहा है ना दो है, वास्तव में ये इसका कट पोर्शन दिखाया गया है, ऐसे सेक्शन एक दिखाया गया है, ऐसे काटने पे ये दो लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये वॉलनट जैसी संरचना होती है जो एक ही होती है, और यही है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि इस यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में स्थित होता है ना। ये इस यूरेथ्रा से क्या होगा, यहां से यूरिन निकलेगा और इसी रास्ते पास होता है, तो उसी के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में बाहर की ओर क्या स्थित होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि ये जो पुरस्थ ग्रंथि है ये। ठीक, यहां पे ये जो बनाया गया है। अब क्या है, उसके नीचे भी दो छोटी छोटी संरचनाएं, ये दो ही हैं संख्या में, दो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, ये भी यूरेथ्रा के अगल बगल में है। इसे कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, या उसी को काउपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो छोटी छोटी संरचना, इसको क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड्स। ठीक, अभी इनका काम क्या है वो अभी देखेंगे हम लोग एक एक करके। अब क्या है कि इस यूरेथ्रा के चारों ओर ये जो मांसल संरचना दिख रही है, मांसल मस्कुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है लंबा सा ऐसे, ये जो संरचना है ये है पेनिस। ये जो संरचना दिख रही है ना, ये मस्कुलर संरचना, ये क्या है, इसे कहते हैं पेनिस। ये जो संरचना दिख रही है, ठीक, और पेनिस का जो हेड वाला पार्ट है, यानी कि अगला हिस्सा जो है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, देख सकते हैं फिगर में, ये थोड़ा ब्रॉड होता है, और उस ब्रॉड हिस्से को, पेनिस के ब्रॉड हिस्से को कहते हैं ग्लैंस पेनिस। इसके इस ब्रॉड हिस्से को क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और ग्लैंस पेनिस के ऊपर, ये ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक पतला सा स्किन का लेयर देख रहे हैं, तो ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो ये स्किन पाया जाता है पतला सा, उसे कहते हैं फोर स्किन। उसे कहते हैं फोर स्किन, फोर स्किन या प्रीप्यूस। ठीक, ये जो क्या है, ग्लैंस पेनिस के ऊपर ये जो ब्रॉड पार्ट है किसका, पेनिस का, उस ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो पतला सा ये स्किन है ये उपस्थित, इसे कहते हैं फोर स्किन या प्रीप्यूस। क्लियर। और क्या है कि ये जो यूरेथ्रा है ना, ये यूरेथ्रा लास्ट में एक ओपनिंग से खुलता है, यानी छोटे से एक छिद्र से खुलता है। ये जो छिद्र है ना, इस छिद्र को क्या कहते हैं, इस छिद्र को कहते हैं यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, ये जो छिद्र है किसका, यूरेथ्रा का। ठीक, अब ये नाम कैसे हैं वो अभी इनका जब काम डिस्कस होगा तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, अभी सब समझ में आ गया। अब फिर से देख लीजिए कौन सी संरचना कहां है। ये क्या है, दोनों ओवल शेप टेस्टिस है, जो कि स्क्रोटम में उपस्थित है, स्क्रोटम के एक एक चैम्बर में। ठीक, तो ये टेस्टिस, ये क्या हो गया, स्क्रोटम, और स्क्रोटम से ये जुड़ा हुआ एक पट्टी से, जो पट्टी का नाम क्या हो गया, ग्यूबरनैकुलम। ठीक, अब क्या है कि ये टेस्टिस के अंदर दो और एसेसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, रेटेड टेस्टिस और वासाई फ्रेंशिया, जो यहाँ पे ऐसे है, जिसको यहाँ पे इसलिए नहीं दर्शाया गया क्योंकि पिछले उसमें वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में उसको डिस्कस किया था, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो अब क्या है कि रेटेड टेस्टिस पीछे की तरफ बढ़ते हुए बाहर की तरफ किस में खुलता है, वासाई फ्रेंशिया में, और वासाई फ्रेंशिया बाहर की तरफ निकलते हुए जो टेस्टिस के ऊपर एक ऐसे ट्यूब है ना, या कह सकते अत्यंत कुंडलित नलिका जो है ना मोटी सी,
उसमें खुलता है। और उस अत्यंत कुंडलित नलिका का क्या नाम है? एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस के होते हैं 3 पार्ट। ऊपर का जो पार्ट है जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है टेस्टिस के ऊपर, वो उसे कहते हैं हेड या कैपट एपिडिडाइमिस। जो बीच वाला पार्ट है उसे कहते हैं बॉडी या कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और जो टेल वाला यानी नीचे वाला पार्ट है उसे कहते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस या टेल। अब टेल जो पार्ट है ना एपिडिडाइमिस का, वो एक अत्यंत लंबी नलिका में खुलता है। ये अत्यंत लंबी नलिका अपने अपने तरफ की नलिकाओं में खुलता है। और उस लंबी नलिका का क्या नाम है? वास डिफरेंस। जो एक इधर है और एक इधर है, ये वास डिफरेंस ऊपर की तरफ बढ़ते हुए एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रवेश करते हैं इंग्यूनल कैनाल से होते हुए, और अंदर प्रवेश करके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाते हुए क्या करते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट में खुलते हैं। या कह सकते हैं कि लूप बनाते हुए जब आगे बढ़ते हैं, उसी समय सेमिनल वेसिकल आकर के एक पाइप से, एक नलिका से उसमें खुलता है। और अब वो वास डिफरेंस का वो हिस्सा जिसमें सेमिनल वेसिकल आके खुल गया होता है, उसे अब कहते हैं क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, अब ये दोनों इजैकुलेटरी डक्ट आकर के यूरेथ्रा में खुलते हैं। ये क्या है? ये यूरेथ्रा है। ठीक, उसी को यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। और अब उसके बेस पे, यानी कि ये जो इजैकुलेटरी डक्ट का जो बेस है, या कह सकते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर का जो बेस है, वहां पे एक वॉलनट जैसी संरचना मिलती है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये जो दिख रहा है, ठीक। और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे 2 छोटी छोटी और संरचनाएं मिलती हैं जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। और ये जो उसके नीचे क्या है? ऐसे पतली सी नलिका, लंबी सी, यूरिनरी ब्लैडर से होकर के नीचे तक स्थित है, उसे कहते हैं यूरेथ्रा यानी यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और इस यूरेथ्रा के चारों तरफ एक मांसल अंग उपस्थित होता है जिसे कहते हैं पेनिस, जिसे कहते हैं पेनिस। और पेनिस का जो हेड पार्ट है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, उसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो स्किन उपस्थित होता है उसे कहते हैं फोर स्किन या प्रीप्यूस। ठीक। और जो यूरेथ्रा है वो लास्ट में एक छिद्र से खुलता है जिसे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। और ये छिद्र ऐसे गोल ना होकर के, राउंडेड ना होकर के, कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है। क्लियर? अब तो ये हो गई संरचनाएं, कहां पे कौन सी संरचना स्थित है। अब एक एक करके शॉर्ट में उनका काम देख लेते हैं। तो देखिए, टेस्टिस का क्या काम है वो हम लोग पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में देखे थे। मेनली क्या काम है? स्पर्म्स का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन का भी स्राव करना। ठीक। तो जब स्पर्म्स यहां बन जाते हैं ना, कहां बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। वहां से मूव करते हैं किसमें? रेटे टेस्टिस में। यानी कि रेटे टेस्टिस का अगर काम देखें तो क्या हो जाएगा? रेटे टेस्टिस कहां से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स को क्या करता है? स्टोर करता है, वहां से कलेक्ट करता है उसको और पास करता है कहां? यहां वासा इफ्रेंशिया में। और वासा इफ्रेंशिया का काम क्या हो जाएगा? ये वासा इफ्रेंशिया क्या करती हैं? पतली पतली नलिकाएं, ये रेटेड टेस्टिस से स्पर्म को लेकर के उसको पास करती हैं कहां? एपिडिडाइमिस में। ठीक। और एपिडिडाइमिस का काम क्या हो जाएगा? एपिडिडाइमिस का काम होता है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है। एपिडिडाइमिस का ये जो हेड पार्ट होता है ना, कैपट एपिडिडाइमिस, वो कलेक्ट करता है स्पर्म को कहां से? वासा इफ्रेंशिया के थ्रू कलेक्ट करता है, यानी कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म एक काम हो गया। और दूसरा काम क्या होता है कि यहां पे स्पर्म का कुछ हद तक मैच्योरेशन भी होता है, यानी कि स्पर्म यहां पे कुछ हद तक परिपक्व भी होता है। तो यानी कि 2 काम हो गए एपिडिडाइमिस के, एक तो स्टोरेज ऑफ स्पर्म और दूसरा क्या हो गया? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक। तो ये दोनों काम क्या किसके हो गए? एपिडिडाइमिस, एक यहां एक यहां है। क्लियर? अब क्या है कि एपिडिडाइमिस खुलता है किसमें? वास डिफरेंस में, दोनों तरफ के वास डिफरेंस में। तो वास डिफरेंस का काम क्या हो जाएगा? वास डिफरेंस का काम हो जाएगा कि वो एपिडिडाइमिस से क्या करता है? स्पर्म को कलेक्ट करता है और उसको लेकर के कहां पहुंचाता है, कहां ट्रांसफर करता है? इजैकुलेटरी डक्ट में। समझ आ रहा है ना? तो वास डिफरेंस का काम हो जाएगा कि एपिडिडाइमिस से स्पर्म को कलेक्ट करके इसको ट्रांसफर करता है इजैकुलेटरी डक्ट में। ठीक। और इजैकुलेटरी डक्ट अब उसको कहां से बाहर निकालेगा? ये यूरेथ्रा से होते, मतलब यूरेथ्रा में पास करेगा। ठीक, ये उसका काम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और काम हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट का। क्या हो जाएगा कि सेमिनल वेसिकल से जो द्रव यानी कि जो फ्लूइड स्रावित होंगे उसको भी कलेक्ट करना इजैकुलेटरी डक्ट का काम हो जाएगा, है ना? तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या करता है कि सेमिनल वेसिकल से जो पदार्थ या जो द्रव स्रावित होते हैं उसको भी कलेक्ट करता है और वास डिफरेंस से भी स्पर्म को कलेक्ट करता है यहां पे। क्लियर? अब देखिए यहां पे एक चीज समझ लीजिएगा कि ये जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड,
ये तीनों ग्लैंड्स हैं, इसलिए ये तीनों कुछ ना कुछ स्रावित करेंगे, लिक्विड कोई स्रावित करेंगे। कौन कौन से लिक्विड स्रावित करेंगे, इन तीनों को हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। तो अब क्या है कि इससे पहले कि यूरेथ्रा में ये स्पर्म पास हो, वहां से निकले, उससे पहले इन तीनों से निकलने वाले पदार्थों से वो मिक्स करता है। कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं वो समझ जाइए कि ये जो सेमिनल वेसिकल है ना, इसमें से जो निकलता है उसे कहते हैं सेमिनल फ्लूइड, और उसमें कौन कौन से पदार्थ घुले रहते हैं, मेन होता है फ्रक्टोज, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं आदि। तो ये इतने पदार्थ स्रावित होते हैं किससे, सेमिनल वेसिकल से। और सेमिनल वेसिकल का अब काम क्या हो जाएगा, तो देखिए जो स्रावित कर रहा है ना, उसी की सहायता से वो काम करेगा। तो मुख्य काम जो होता है ना सेमिनल वेसिकल का, वो ये होता है कि जो वो पदार्थ स्रावित किया है ना, जिसको सेमिनल फ्लूइड कह सकते हैं, उसमें ये जो फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज स्पर्म को, जो स्पर्म यहां से होते हुए ऐसे ढो करके यहां लाया गया ना, उस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। क्योंकि स्पर्म क्या करता है, रन करेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और उस ऊर्जा प्राप्ति के लिए उसे पोषक तत्व चाहिए। तो वो पोषक तत्व यही है, फ्रक्टोज है, जो कि सेमिनल वेसिकल स्रावित करता है। और उस द्रव में जो घुला हुआ ये फ्रक्टोज है, जो स्रावित किया गया सेमिनल वेसिकल से, वो यहां पे पहुंचे हुए स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है, उसको एनर्जी प्रदान करता है, कह सकते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू। ठीक, अब दूसरा क्या है कि दूसरा ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो यहाँ है, वो भी तो इसमें स्रावित होगा पदार्थ, वो भी स्पर्म में, उसमें जाके मिलेगा स्पर्म से। तो ये क्या स्रावित करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो स्रावित करता है ये होता है एल्केलाइन मिल्की फ्लूइड। जो ये फ्लूइड स्रावित करता है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, वो कैसा होता है, वो होता है एल्केलाइन, एल्केलाइन यानी क्षारीय होता है। और एल्केलाइन मिल्की फ्लूइड जो स्रावित करता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, वो काम क्या करता है वो समझिए। वो भी जाकर के किससे मिलेगा, स्पर्म जो यहां पहुंचा है, जो यहां से ऐसे पास होगा ना अभी, उसमें जाके मिलेगा स्पर्म में। और ये एल्केलाइन मिल्की फ्लूइड जो है उस स्पर्म को एल्केलाइन मीडियम देता है, यानी क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। जिससे होता क्या है कि जब वो यहां से होते हुए, यूरेथ्रा से होते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचेगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का जो वेजाइनल पार्ट होता है ना, उस वेजाइनल पार्ट का जो इन्वायरमेंट होता है, वो क्या होता है, उसका मीडियम एसिडिक होता है। और उस एसिडिक मीडियम से खतरा हो सकता है किसको, स्पर्म को, वो डेड कर सकता है, डीकंपोज हो सकता है। इसीलिए उस वेजाइनल जो एसिडिक मीडियम है ना, वेजाइनल जो पार्ट का, उस एसिडिक मीडियम को ये एल्कलाइन मीडियम जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ है स्पर्म में मिलकर के जाता है और उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे जो स्पर्म है उसके ऊपर होने वाला रिस्क वो खत्म हो जाता है। ये पहला काम है। और इस एल्कलाइन मीडियम की सहायता से ये जो फ्लूइड है ना, ये स्पर्म को और ज्यादा मोटिलिटी प्रदान करता है और ज्यादा उसके गतिशीलता को इंप्रूव करता है। ये दोनों मुख्य काम होते हैं इसके। कौन कौन से, एक तो जो एसिडिक मीडियम है विजाइनल पार्ट का, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उस एसिडिक मीडियम को क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि स्पर्म सर्वाइव करने में स्पर्म को हेल्प मिलती है। और दूसरा काम क्या है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी है यानी गतिशीलता है, उसको भी ये बढ़ाता है। ठीक, अब तीसरा जो यहां पे है क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स या काउपर्स ग्लैंड जिसे कहते हैं। ये क्या करता है, ये लुब्रिकेंट स्रावित करता है, यानी स्नेहक स्रावित करता है, लुब्रिकेंट्स स्रावित करता है, जिससे क्या होता है कि लुब्रिकेशन होता है किसका, ये यूरेथ्रा का भी और पेनिस का भी, ये जो अगला हिस्सा है ये लुब्रिकेट होता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म बहुत ही आसानी से फिसलते हुए आगे बढ़ता है। ठीक, तो ये तीनों जो स्रावित कर रहे हैं ना, कौन कौन से, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों जो स्राव हैं ये स्पर्म से मिल करके सीमेन का निर्माण करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीमेन क्या हो जाएगा, किसका किसका मिला हुआ पार्ट है, स्पर्म का, यानी स्पर्म्स
जो बने हैं कहाँ, यहाँ पे टेस्टिस में, जो मूव होते हुए यहाँ से अभी निकलेंगे, यहाँ निकलेंगे यानी इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचे हैं। और वहां जाकर के इस स्पर्म से क्या मिल गया, ये तीनों स्राव मिल गए, जो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से निकले हुए स्राव हैं, वो तीनों मिल गए। और तीनों स्राव को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से इन्हें कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा यानी कि सेमिनल प्लाज्मा क्या कह सकते हैं, सेमिनल प्लाज्मा इन तीनों द्वारा सिक्रीट किया हुआ फ्लूइड है, जो कि स्पर्म से मिलकर के इसका निर्माण करता है, सीमेन का निर्माण करता है। तो ये याद रखिएगा, सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा ये सभी मिलके। अब समझ आ गया। अब क्या है कि इसके आगे बढ़ते हैं कि जब ये यूरेथ्रा में पहुंचता है, यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट से ये पास करता है यूरेथ्रा में, और इस यूरेथ्रा से होते हुए, इस नलिका से होते हुए बाहर निकलता है। तो अब देखिए यहां पे समझिए कि ये जो पाइप जैसी संरचना है यूरेथ्रा, इससे क्या निकलता है, इस यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी पास होता है, और इस इजैकुलेटरी डक्ट से निकला हुआ सीमेन भी पास होता है, यानी स्पर्म जो उसमें है ना, तो स्पर्म भी पास हो रहा है और इसी से यूरिन भी पास हो रहा है ना। तो कह सकते हैं कि ये जो यूरेथ्रा है ना, ये जो पाइप है, ये यूरिन और सीमेन का कॉमन पाथ है, यानी कि कॉमन रास्ता है दोनों के लिए निकलने का, ठीक। इसीलिए इसको सम्मिलित रूप से यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। अभी समझ आ गया ना। और ये जो छिद्र है, जो जहां से वो निकल रहा है, इस छिद्र को तब क्या कह देंगे, यूरिनोजेनाइटल अपर्चर कह देंगे ना, क्योंकि यूरिन भी निकल रहा है और सीमेन भी वहां से निकल रहा है। क्लियर। अब क्या है कि बचता है क्या, ये पेनिस। पेनिस का काम क्या है कि ये मस्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यूरिनोजेनाइटल जो डक्ट है या यूरेथ्रा जो है उसके चारों तरफ स्थित होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये पेनिस का काम क्या होता है कि ये यूरिनेशन में भी मदद करता है, जब यूरिन निकल रहा होता है ना यूरिनरी ब्लैडर से, उसमें भी मदद करता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये पेनिस सीमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर करने में भी सहायता करता है। ये दोनों काम है किसके, पेनिस के। क्लियर। तो ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स का एक्सप्लेनेशन, जो कि इस डायग्राम की सहायता से उम्मीद है बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब क्या है कि यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त होता है, जो कि पिछले वीडियो से चल रहा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को डिस्कस किया था, जो कि क्या है, टेस्टिस। वहां पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन हुआ था। और इस वीडियो में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को डिस्कस किया। क्लियर। तो यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, लेकिन वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। अगले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र के एक्सप्लेनेशन के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।